नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस दिन का हमारे एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए लड़ाई लड़ने वाले सबको इंतजार था, वो दिन आ गया है। और वो दिन है 3 अगस्त का। 3 अगस्त को 3 PM अनूर परिपति वर्सेस, ये तो 3 बजे का है इनका, और सेकेंड हाफ में टेंटेटिव वेंचर्स इन वॉक्स एवेना। हाँ, तो सीरियल नंबर दिशा सालियान्स केस जो लिस्ट हुआ है वो सीरियल नंबर 22 पे लिस्ट हुआ है। 1 to 5 आर इन सेकेंड हाफ। तो जो पहले का जो सीरियल नंबर है उसको सेकेंड हाफ में है, मींस बोर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6। अच्छा, तो 22 नंबर सीरियल पे है दिशा का केस 3 तारीख को, यानी परसों सोमवार को। और ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मैं आज शनिवार को ये विशेष शो कर रहा हूं। सोमवार को तो करूंगा ही, सोमवार को तो बताऊंगा ही, लेकिन आज शनिवार को इसमें क्या खास है ये मैं बताऊंगा। पिछली सुनवाई पर, जो पिछली सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई पे नीलेश ओझा जी ने और उनके साथी वकीलों ने, मतलब सतीश सालियान जी के वकीलों ने डिमांड किया मिलॉर्ड से कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये बार बार झूठ बोल रहे हैं और जिस केस की सुनवाई सिर्फ 15 मिनट में कंक्लूड हो सकती है उसको 15 से 18 महीने इन लोगों ने खींच लिया है और 15 महीने से लगातार एडजर्नमेंट ले रही है ये, लगातार। और कोर्ट भी, अदालत भी एडजर्नमेंट देती रही है, मतलब इनकी बात को मानती रही है। आलोक आराधे, चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस श्रीमान चंद्रशेखर, ये दोनों एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। देवेंद्र उपाध्याय ट्रांसफर होकर के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। सारंग कोतवाल के बेंच में गया, उनका ट्रांसफर होकर के वो गोवा गए, गोवा से वापस मुंबई आ चुके हैं। जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी, इन दोनों की बेंच ने लगभग 3-4 महीने निकाल दिए। फिर एक दूसरे जज के बेंच में गया, उस जज ने खुद को बाहर निकाल लिया, सुनवाई से ही बाहर रिक्यूज कर दिया। रिक्यूजल का मतलब होता है कि जज ने खुद ही कहा कि मैं इस केस में नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मैं जो दूसरा केस है इसी से रिलेटेड, मतलब दिशा और सुशांत दोनों से रिलेटेड जो एक केस है उसमें मैं सीबीआई का वकील रहा हूं। हाँ, अजब हालत है। अरे सीबीआई के वकील रहे हैं तो क्या आप यहां न्याय नहीं करेंगे क्या खुद ही? तो मैं वकील रहा हूं इसलिए मैं खुद को रिक्यूज करता हूं। तो उस जज महोदय ने रिक्यूज कर लिया। एक और जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया। कौन जज थे वो जज जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं दिशा की सोसाइटी में रहता हूं, इस वजह से मुझे इस केस की सुनवाई नहीं करनी है। तर्क देखते जाइए। 3 जज में 2 एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, एक ट्रांसफर होकर के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, एक जज जो सबसे पहले जिनके बेंच में, सबसे पहले तो रेवती मोहिते डेरे के बेंच में गया था, जहां पर कि सतीश सालियान के वकील ने
रिक्यूज करने का अर्जी लगाया, कहा कि ये नहीं सुन सकते हैं क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनकी जो बहन है वो एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी और अभी इनके बीच में साठगांठ है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बीच में, इसलिए। और इसके पहले भी जो उनकी सुनवाई रही है उसमें बहुत ही फेवरेबल इनका डिसीजन रहा है। रिया चक्रवर्ती को इन्होंने बिल्कुल बरी कर दिया और सीबीआई को फटकार लगाई, जबकि सीबीआई ने कहा कि दिशा सालियान के मामले में एसआईटी एक्सपेडाइट हुई है। क्योंकि जो हमारे दर्शक को याद नहीं है उनको मैं बताऊं कि सितंबर में हमने दिल्ली में जनता की अदालत लगाई, क्यूआई नेटवर्क का था और मुंबई के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के ज्वाइंट इसमें यह कार्यक्रम हुआ। अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल हुआ मुंबई हाई कोर्ट में, और उसके बाद पीआईएल फाइल होने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा, खबरें आई, पूरी मीडिया ने कवर की। उसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार थी उन्होंने एसआईटी का गठन किया। ये सब आपको जानकारी है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। उसके बाद जब ये सुनवाई हुई तो ये कोर्ट, इसकी सुनवाई चली गई थी उनके पास, रेवती मोहिते डेरे के पास। रेवती मोहिते डेरे पर उन्होंने कहा कि नहीं ये पीआईएल तो वो तो डिसमिस कर देंगे, वो डिसमिसल ही होता उस पीआईएल का, वहां रिक्यूजल हुआ। उसके बाद जब सतीश साल्यान लेकर के गए तो वो भी रेवती मोहिते डेरे के बेंच में लग गया। वहां भी इन्होंने कहा कि भाई हम इनके केस में नहीं जा सकते हैं, हम इनकी अदालत में हम सुनवाई नहीं चाहते। वहां से पहला रिक्यूजल था जो सतीश साल्यान की तरफ से था। लेकिन उसके बाद लगातार ये जो ट्रांसफर, रिक्यूज करना, इस केस में अद्भुत स्थिति बन रही है। 3 चीफ जस्टिस ट्रांसफर एलिवेशन हुआ, नहीं सुने केस को, और जो जजेज हैं वो टाइम पास करते रहे। सारंग कोतवाल ने पहले ही सुनवाई में ऑब्जर्वेशन दिया कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ है, क्या परेशानी है, एफआईआर हो क्यों नहीं रही है, कोई जवाब नहीं आया। अब उसके बाद फिर दोबारा सारंग कोतवाल के बेंच में आया, फिर सारंग कोतवाल ने जैसे ही पूछा एडजर्नमेंट मांग लिया उनके वकील ने। और अब आखिरी दफा यह हुआ, सतीश साल्यान के वकील की डिमांड थी कि इसमें किसी महिला जज के बेंच में इस केस को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो फिर सिंपैथेटिकली इस केस को देखेंगी संवेदनशील होकर के। तो एक महिला जज, जो 2 सदस्यीय बेंच है अभी, उसमें एक महिला जज भी हैं, उनके बेंच में ट्रांसफर कर दिया। तो लास्ट जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में भी एडजर्नमेंट मांग लिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। कहा कि पब्लिक, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी तबीयत खराब हो गई, इसके पहले उनके मां को हार्ट अटैक आ गया, उसके पहले कोई और कारण, उसके पहले कोई और कारण, ये कारण 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 दिया जाता रहा और एडजर्नमेंट मिलता रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता पूर्वक ये आरोप लगा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो कोर्ट पार्टी बनने जा रही है, अदालत को पार्टी बनाया जाएगा और अदालत को पार्टी जनता की अदालत में बनाया जाएगा। जब इस केस के सारे मैंने आपको आधार दे दिए, जनता तय करे कि 3-3 जजेस, तीनों ने सुनवाई की। याद रखिए, आलोक आराधे आए थे तो 7 दिन के अंदर में उन्होंने फाइल मंगा करके इस पर सुनवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद चंद्रशेखर आए, उन्होंने भी सुनवाई शुरू की। देवेंद्र उपाध्याय ने सुनवाई ही नहीं की, ये 1.5 साल तक पीआईएल पड़ा रहा, पीआईएल की सुनवाई नहीं की। सतीश साल्यान के पिटीशन जब आए मार्च 2025 में, तब वो थे नहीं, आलोक आराधे आ गए थे, तब तक उनका ट्रांसफर करा लिया था उन्होंने। मतलब नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक पीआईएल की सुनवाई देवेंद्र उपाध्याय ने नहीं की। चीफ जस्टिस, जो अभी देवेंद्र उपाध्याय चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, इन्होंने नहीं की, तवज्जो ही नहीं दिया। नवंबर से लेकर के 2025 तक, 1.5 साल तक इस चीफ जस्टिस, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुनवाई नहीं की, जबकि उनका पूरा अधिकार होना चाहिए था, उनका होना चाहिए था। कितना सेंसिटिव केस है, जरूर सुन लेते हैं क्या मामला है, सुना ही नहीं, टाइम ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद जो दोनों चीफ जस्टिस आए, उन्होंने बस खाना पूर्ति की, 1-1 महीना निकाल करके, 2-2 महीना निकाल करके, और आ गए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। कोई बात नहीं है। अब मेरा, और उसके बाद 2 जज का रिक्यूजल हुआ, एक को अलग रिक्यूजल हुआ। अब मेरा यह गंभीर आरोप है विनम्रतापूर्वक इन साक्ष्यों के आधार पर कि अगर यही तरीका अपनाया जाता रहा
बार बार एडजर्नमेंट मांगा जाता रहा, तो फिर अदालत को पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस सवाल पर मैं चर्चा भी करूंगा कभी नीलेश जी के साथ। लेकिन मेरा यह मन कहता है, और मैं समझता हूं कि आप सब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि अगर लगातार बोनाफाइड केस होने के बाद, सारे बोनाफाइड केस लॉ प्रेजेंट होने के बाद अगर यह मुलतवी हो रहा है, तो अदालत की नीयत पर भी शक जरूर करना चाहिए और यह सवाल उठाना चाहिए। तो यह सवाल उठ गया, पहली बात। अब दूसरी बात यह कि यह जो 3 अगस्त की तारीख है, यह तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? पहला जो महत्वपूर्ण कारण है कि पिछली सुनवाई में माननीय जस्टिस महोदया ने कहा कि ये तुम्हें आखिरी चांस दे रहे हैं, अब ये आखिरी है। इसके पहले भी हालांकि कुछ जजों ने कहा है कि देखिए ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, लेकिन पिछली बार की सुनवाई में जज महोदया ने कहा कि ये आखिरी है, अब इसके आगे देयर वुड बी नो एडजर्नमेंट। तो अगली तारीख पे अपने सारे सवाल के जवाब लेकर के हाजिर रहो, एडजर्नमेंट नहीं होगा। इसलिए 3 अगस्त की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो यह है, ठीक है। अब आइए दूसरा कारण। अभी तक बहुत सारे लोग पावर गैलरी में यह चर्चा कर रहे थे कि देखिए साहब, बाला साहब ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे के बेटे के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, और जब उद्धव ठाकरे के बेटे पर कुछ होगा ही नहीं तो यह केस आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस केस में तो उसकी संलिप्तता की बात हो रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने और उनके बेटे एमएलए ने, मंत्री ने, दोनों ने डिजिटल प्रूफ हैंडओवर किया है जांच एजेंसी को। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनी, वो टीम बनी, उसमें उसको दिया, हैंडओवर किया है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। उसके बाद भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, छोटे मोटे नहीं, कद्दावर नेता,